अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे ना। आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 1 है कंप्यूटर साइंस का, क्लास 9 की ये जो बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन 3 जो है, राइट लॉन्ग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, describe the evolution of computer generations from the first generation to the fourth generation, highlighting the key technological developments and their impact on computing। तो जो फर्स्ट जनरेशन से लेके जो फोर्थ जनरेशन तक कंप्यूटर की जनरेशन थी ना, उनका इर्तिका जो है उसकी वजाहत करनी है, कैसे वो इवॉल्व हुई हैं, यानी फर्स्ट से सेकंड वाली में क्या डिफरेंस आया, उसके बाद उसमें जो अहम जो टेक्नोलॉजीज़ या तरक्कियाँ हुई हैं वक्त के साथ साथ, और उससे उन पर क्या असरात हुए हैं, इनको थोड़ा डिस्कस आउट करना है। तो मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसके जो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ होती थी। उसके अलावा दे वर स्लो इन स्पीड एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल, उनकी स्पीड बहुत कम थी, और उसके अलावा उनकी जो मेमोरी थी बहुत स्लो थी या बहुत कम थी, वो भी छोटी मेमोरी वाले कंप्यूटर थे ये। उसके अलावा मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, यानी वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं थी बल्कि ऐसी थी जो मशीनों को अच्छे से समझ आती थी, लाइक बाइनरी की तरह टूज और ये जो वंस और ज़ीरोज़ वाली लैंग्वेज है इस तरह की। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एनिएक जो है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके अलावा जो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे ना, ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, उसमें वैक्यूम की जगह, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हो गए थे। इनका काफ़ी सारे एडवांटेज थे। ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इससे उनका एक तो साइज़ छोटा हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बड़ी होती थी, ट्रांजिस्टर छोटे, तो उससे ओवरऑल कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया। उसके अलावा इंक्रीज़ द स्पीड का मतलब उनकी स्पीड तेज़ हो गई, उसकी मेमोरी जो थी ना वो बेहतर होगी पुराने वालों से, जो पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी निस्बत। उसके बाद इनमें ना असेंबली लैंग्वेज जो थी वो यूज़ हुई थी, यानी पुराने वाले जो थे फर्स्ट जनरेशन वाले, उनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और इसमें असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, यूनिविक जो है, जैसे यूनिवर्सल अरिथमेटिक कंप्यूटर 2 जो थी, ये इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, दीज कंप्यूटर्स यूज़, इसमें आईसी यूज़ होती थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो चिप्स थी ना ये वाली यूज़ हुई हैं। तो आईसी चिप्स इम्प्रूव्ड स्पीड एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो इससे उसकी जो पुरानी वाली जनरेशन थी सेकंड वाली, उनकी निस्बत इनकी स्पीड मज़ीद इम्प्रूव हो गई, और जो इनकी मेमोरी थी वो भी बेहतर होगी पुराने वालों से। उसके अलावा इसमें कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स वर यूज्ड इन देम, और इसमें ये भी यूज़ होने शुरू हो गए, ये जो आप आजकल भी देख सकते हैं ना, ये जो मॉनिटर्स हैं, उसके अलावा कीबोर्ड्स हैं, ये इनमें यूज़ होने शुरू हो गए। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है IBM सिस्टम 360, इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। फोर्थ जो जनरेशन है ना कंप्यूटर्स की, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे और माइक्रो कंप्यूटर्स में फोर्थ जनरेशन में ना, तो दे आर वेरी फास्ट, इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी ना। दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज्ड एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी मेमोरी इनकी बहुत ज़्यादा होगी, स्टोरेज स्पेस। उसके अलावा जो एडवांस्ड थे ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो इसमें यूज़ होनी शुरू हो गई, ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इनमें। उसके बाद दे सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा एट्सेट्रा। तो ये फिर जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको भी सपोर्ट करते हैं, जैसे C++ या C वाली लैंग्वेजेस आई हुई हैं। उसके बाद जावा है, इनको भी सपोर्ट करते हैं। ये जो न्यू लैंग्वेजेस हैं ना, अभी आप इनके नाम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं डिफरेंट जगहों पे कंप्यूटर पे। तो इसकी एग्जांपल में जो कोर i3, i5, i7 जो कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आप इनकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में तो फोर्थ जनरेशन तक ही था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन को भी डिस्कस आउट करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन जो थी ना कंप्यूटर की, इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी, ये यूज़ है इन कंप्यूटर्स में, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। AI मिनिमाइजेस द नीड टू राइट प्रोग्राम्स, यानी इसमें प्रोग्राम को राइट करने का जो सिलसिला था ना, यानी लिख के प्रोग्राम को करना,
वो बहुत कम हो गया है। तो एआई के थ्रू ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाती है और थोड़ी बहुत बस उसको मॉडिफिकेशन करनी होती है प्रोग्राम को। दे अलाउ यूज़र टू इंटर कमांड्स इन एनी नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। तो इसमें यूज़र को ये ज़्यादा सहूलत है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बजाय जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी कमांड्स इंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल हैं रोबोट्स हैं आजकल जो न्यू बने हुए हैं ना डिफरेंट टाइप के, उसके अलावा जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं वो भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो ये जो इम्पोर्टेंस बतानी है और कैटेगराइज करना है ना, और ये जो कुदरती और जो आर्टिफिशियल निज़ाम है ना इन दोनों में, उसके अलावा उनको समझने और इनकी जो क्लासिफिकेशन की अहमियत पर बात करनी है और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो इसमें जो इसका आंसर है ना, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, कुदरती और जो मसनूई निज़ाम है यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उनको समझना जो है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में ना मुख्तलिफ टाइप के सिस्टम्स हैं। सम आर नेचुरल फाउंड इन नेचर, तो कुछ तो कुदरती हैं ना जो नेचर में पाए जाते हैं, एंड अदर्स आर आर्टिफिशियल मेड बाय ह्यूमन, और आर्टिफिशियल वो वाले जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दीज सिस्टम्स हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम मौजूद हैं, उसमें से कुछ तो हैं नेचुरल है और कुछ जो है वो आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल वो वाले जो इंसानों के बनाए हुए हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को समझने से ना हम मसाइल को हल कर सकते हैं, माहौल को बचा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। तो पहले जो नेचुरल सिस्टम्स हैं ना जो कि फाउंड हैं नेचर में, यानी जो फितरत में पाए जाते हैं, तो दीज सिस्टम्स वर्क ऑन देयर आउन, यानी ये खुद ब खुद काम करते हैं, विदाउट ह्यूमन हेल्प, यानी बगैर किसी इंसानी मदद। दे आर बैलेंस्ड, अडेप्ट टू चेंज एंड एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये निज़ाम खुद ब खुद चलते हैं इंसानों की मदद के बगैर, और ये मुतवाज़न होते हैं ना, मतलब बैलेंस्ड होते हैं। तो तब्दीली के साथ साथ वो ख़ुद को अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, और जो नेचर में ना ये मौजूद होते हैं अपने आप। इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे इकोसिस्टम्स हैं, माहौलियाती निज़ाम जिसमें फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं और ग्रासलैंड्स जो है ना घास के मैदान हैं। उसके अलावा वेदर सिस्टम्स है ना, मौसमी निज़ाम जैसे रेन, विंड और टम्परेचर है, बारिश, हवा और दर्जा हरारत। उसके बाद जियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, अर्जियाती निज़ाम जिसमें अर्थक्वेक्स, माउंटेन्स वगैरह हैं। तो वाटर सिस्टम जो हैं जिसमें रिवर, लेक, वाटर साइकिल, ये वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम है ना जो हमारा निज़ाम शमसी है, सन, प्लानट्स, मून्स। और बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें जानदारों के निज़ाम, ह्यूमन बॉडी और कोरल रीफ जो है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम जो है जो मेड बाय ह्यूमन है, जिनको इंसानों ने बनाया है ना। तो दीज सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक लाइफ ईजियर। दे नीड प्लानिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये सारे निज़ाम जो इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बनाते हैं ना, तो इनमें आर्टिफिशियल जो है उसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, यानी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उनको केयर करना यानी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, राब्ते का निज़ाम जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट शामिल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर है, डेटाबेसेस वगैरह हैं। उसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें कार, ट्रेन और एयरप्लेन्स हैं। उसके अलावा एनर्जी सिस्टम्स हैं जो तवानाई के निज़ाम, इसमें पावर प्लांट्स हैं, सोलर पैनल्स वगैरह शामिल हैं इसमें। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, सनती निज़ाम जिसमें फैक्ट्रियाँ हैं, जो उसमें जो रोबोट्स वगैरह का काम है। उसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें सेहत के निज़ाम हैं जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह जो आजकल यूज़ हो रही हैं, मशीनें। उसके बाद वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछा गया था ना। इट हेल्प्स अस स्टडी सिस्टम्स प्रॉपरली, यानी इससे हम निज़ामों को सही तरीके से समझ सकते हैं। इट हेल्प्स अस स्टडी सिस्टम प्रॉपरली। उसके बाद इट हेल्प्स प्रोटेक्ट नेचर एंड मैनेज रिसोर्सेज, यानी जो फितरत को बचाने और वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। और इट इम्प्रूव्स टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ, इससे टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़िंदगी बेहतर होती है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स दैट एम टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस एंड प्रोसेसेस थिंकिंग कैपेबिलिटीज। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनकी खूबियाँ जो हैं, खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके अलावा मुमकिन जो चैलेंजेस हैं वो बयान करने, और जो नेचुरल लैंग्वेजेस को समझने और सोचने की सलाहियत रखते हैं ये एआई जो कंप्यूटर्स हैं ना 5th वाले। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा, तो इस सारी बातों को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले खसूसियात जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको सिंपली एआई भी कह सकते हैं ना। दीज कंप्यूटर्स कैन थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमंस। तो ये जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी होते हैं। ये कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और मसाइल को हल कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर एक ही वक्त में कई काम कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जो है, दे कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई इन ह्यूमन लैंग्वेज यूजिंग NLP। ये कंप्यूटर इंसानी ज़ुबान को समझने और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं, दीज सिस्टम्स वर्क लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग। ये सिस्टम माहिरीन की तरह ना काम करते हैं क्योंकि उनको इस तरह डिज़ाइन किया है जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि तिब है, जैसे उसके जैसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग के शोबे हैं, बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जैसे एक्सपर्ट्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्मार्ट इंटरफेरेंस। तो दीज कंप्यूटर्स आर वॉइस रिकग्निशन एंड जेस्चर कंट्रोल्स टू इंटरैक्ट ईजीली। ये कंप्यूटर आवाज़ और इशारों के ज़रिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो चैलेंजेस और इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में कि इसके क्या जो है ना चैलेंजेस और माशरे पर असरात जो हैं। नंबर 1 में हम लिख सकते हैं ना जॉब लॉस। तो ऑटोमेशन माइट रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी जॉब्स। तो खुदकारी की वजह से इंसानों की जगह मशीनें ले सकती हैं जिससे बेरोज़गारी हो सकती है। उसके बाद बेटर एफिशिएंसी, टास्क कैन बी डन फास्टर एंड विद फ्यूअर एरर्स। तो काम ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा और कम गलतियाँ हो सकती हैं किसी भी काम को कंप्लीट करते हुए। उसके बाद जो एथिकल कंसर्न्स है ना, तो इश्यूज लाइक प्राइवेसी, बायस इन एआई एंड डिसीजन मेकिंग नीड अटेंशन। तो ज़ाती मालूमात की हिफाजत जो है एआई में, जानिबदारी, ये जो बायसनेस है, किसी की साइड लेना और फैसलों पर एतजाज़ात जैसे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। यानी जिस तरह उनको ट्रेन किया गया है तो वो उसी तरह ही काम करेंगे, यानी उसमें बायसनेस हो सकती है, एतराज़ात, मसाइल वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, एआई कैन हेल्प इन अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। सेहत के शोबे में बीमारियों की जल्द शनाख्त और इलाज में मदद मिल सकती है। उसके बाद जो एजुकेशन एंड स्किल है, तो पीपल विल नीड न्यू स्किल टू वर्क विद एआई। लोगों को नई महारतें सीखनी होगी ताकि वो एआई के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड हाउ डू दे वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफ़र। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के बुनियादी अज्जा की वजाहत करें और ये डेटा की तरसील को मुमकिन बनाने के लिए कैसे काम करते हैं। इसका जो आंसर है, जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बुनियादी अज्जा, इसमें ना सबसे पहले सेंडर है, यानी भेजने वाला। तो डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा लाइक अ कंप्यूटर और फ़ोन, ऐसा आला या डिवाइस जो डेटा भेजता है जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल है। उसी तरह सेकंड पे जो है ना रिसीवर, जो वसूल कर होता है। डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा, ऐसा आला जो डेटा वसूल करता है। तो मैसेज जो है, पैगाम जो है, द एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड लाइक टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, यानी असल डेटा जो भेजा जा रहा हो जैसे कि मतन है, यानी टेक्स्ट में है, तस्वीर है, वीडियो है। उसके बाद प्रोटोकॉल जो होते हैं, रूल्स दैट डिसाइड हाउ डेटा इज सेंड एंड रिसीव्ड। तो ऐसे असूल जिनके मुताबिक डेटा भेजा और वसूल किया जाता है, जिसमें ये TCP, IP, HTTP, HTTP जो हैं, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के। उसके बाद जो मीडियम है, द फिजिकल पाथ लाइक केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स ना, तो डेटा के इस्तेमाल होने वाला जो पाथ है, रास्ता, जैसे मुख्तलिफ तरह की वायर्स हैं उनके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। और उसके अलावा आजकल जो न्यू आया हुआ है ना वायरलेस सिग्नल्स, तो ये मीडियम होते हैं, यानी वायर वाला है या वायरलेस है। उसके बाद जो चैनल है, तो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और पाथ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र, यानी डेटा की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाला मखसूस रास्ता या फ्रिक्वेंसी। उसके बाद इनकोडर डिकोडर जो है,
दे कन्वर्ट डेटा फॉर ट्रांसमिशन एंड बैक टू रीडेबल फॉर्म, यानी डेटा को भेजने के काबिल बनाते हैं ना, यानी सिग्नल की फॉर्म में, और वापस जब जो पहुंच जाता है ना अपनी डेस्टिनेशन पे, तो वापस उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल हो जाए, यानी समझने के काबिल हो जाए। हाउ दे वर्क टुगेदर, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं ना। सेंडर जो है इनकोड्स डेटा एंड फॉलोज द प्रोटोकॉल, वो डेटा को इनकोड करता है यानी सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्रोटोकॉल के मुताबिक भेजता है, जैसे उसूल है ना डेटा को भेजने के। उसके बाद डेटा इज सेंड थ्रू द सिलेक्टेड मीडियम एंड चैनल, तो डेटा को एक ख़ास चैनल या मीडियम के थ्रू भेजा जाता है, यानी वायर्ड है, वायरलेस है। उसके अलावा रिसीवर रिसीव द सिग्नल, रिसीवर जो है वो रिसीव करता है उसको, फिर रिसीवर डीकोड द डेटा, यानी वापस वो सिग्नल जो है वो डीकोड होते हैं, यानी उस फॉर्म में आते हैं जिसमें उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल। और फिर लास्ट में ना रिसीवर प्रोसेसेस एंड यूजेस द डेटा, फिर रिसीवर जो है उसको प्रोसेस करता है और डेटा को यूज़ करता है। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक हब्स, स्विचेस, राउटर्स एंड गेटवेज इन डेटा कम्युनिकेशन। हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनैलिटी ऑफ अ नेटवर्क। तो आम जो मवासलाती आलात हैं ना, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसा कि हब है, स्विच, राउटर और गेटवे का डेटा कम्युनिकेशन में क्या किरदार होता है ये बताना है। उसके अलावा जो नेटवर्क है उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना, वो उसमें ये किस तरह हेल्पफुल होते हैं या किस तरह उसमें मददगार होते हैं। तो इसका जो आंसर है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं उसमें अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है ये वो आलात होते हैं ना जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसमें क्वेश्चन का जिक्र है, जैसे हब है, स्विच, राउटर और गेटवे। तो सबसे पहले जो हब है, अ हब इज़ अ बेसिक डिवाइस यूज्ड इन लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, टू कनेक्ट मैनी डिवाइसेस टुगेदर, यानी बहुत सी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए ना, उनका राब्ता कायम करने के लिए। इट सेंड्स द एंड रिसीव्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इट सेंड्स, ये भेजती है ना, द रिसीव्ड डेटा, यानी जो भी डेटा इसको मौसूल होता है ये फिर सारी कनेक्टेड डिवाइसेस को ये सेंड करती है वो डेटा। उसके बाद इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट डज नॉट नो वेयर टू सेंड डेटा, सो इट सेंड्स टू ऑल, यानी इसमें इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं होती, यानी कहाँ भेजना है। तो इसलिए इसमें ये वाला सिस्टम है कि ये जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सबको ही भेज देती है। उसके बाद जो स्विच है, अ स्विच इज़ अ स्मार्टर देन अ हब, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है उससे, हब से ना। इट रीड्स द एड्रेस, यानी इसमें एबिलिटी होती है कि ये रीड कर सकती है एड्रेस पे ऑन द डेटा पैकेट एंड सेंड इट ओनली टू द करेक्ट डिवाइस, और ये सिर्फ उसी डिवाइस को भेजेगी जिसको ये भेजना है, यानी इसमें डेटा को पैकेट में उसका एड्रेस पढ़ने की, उसको रीड करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो दिस सेव्स बैंडविड्थ एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होगा कि जब सिर्फ रिक्वायर्ड जगह पे डेटा को भेजना है तो उससे बैंडविड्थ जो है वो सेव रहेगा और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। फिर राउटर जो है, अ राउटर कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स लाइक योर होम नेटवर्क एंड द इंटरनेट। तो राउटर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, जैसे घर का नेटवर्क समझ लें, उसको जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। इट डिसाइड्स द बेस्ट पाथ टू सेंड डेटा टू द राइट डेस्टिनेशन, तो ये डेटा को सही जगह पहुंचाने के लिए बेहतरीन जो पाथवे है उसका इंतखाब करता है। उसके अलावा जो गेटवे है, अ गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन रूल्स, रूल्स मीन प्रोटोकॉल्स। तो गेटवे ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ता है जो मुख्तलिफ उसूल यानी प्रोटोकॉल्स के तहत काम करते हैं। इट चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ डेटा टू मेक इट रीडेबल फॉर द रिसीविंग नेटवर्क, तो ये डेटा की शक्ल यानी उसके फॉर्मेट को तब्दील करता है ताकि जो दूसरा नेटवर्क है इसे समझ सके, लेकिन पैगाम का जो मतलब है ना वो तब्दील नहीं होता। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटेड है। उसके बाद जो क्वेश्चन 6 है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज इंक्लूडिंग बस, स्टार, रिंग एंड मैश। तो मुख्तलिफ जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है ना, ये जो मुख्तलिफ नाम लिखे हुए इनकी खूबियाँ और खामियाँ वगैरह बयान करनी है। When should each topology be used?
इन अ नेटवर्क डिज़ाइन। तो नेटवर्क डिज़ाइन में हर टोपोलॉजी कब इस्तेमाल करनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है, पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी मींस हाउ डिवाइसेस या नोड्स कह सकते हैं ना डिवाइसेस को, आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद यह है कि नेटवर्क में डिवाइसेस या नोड्स को आपस में किस तरह जुड़ी होती हैं। तो देयर आर 4 कॉमन टोपोलॉजीज, जैसे बस है, स्टार है, रिंग है और मैश है ना। तो 4 आम जो टोपोलॉजीज़ हैं जिसमें ये नाम भी क्वेश्चन में आए हुए हैं, जैसे बस, स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले जो बस टोपोलॉजी है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल कॉल्ड द बस। तो तमाम डिवाइसेस को एक ही केबल के ज़रिए जुड़ी होती हैं, जिसको बस कहते हैं ना उस केबल को, यानी सिंगल केबल जिसके साथ वो सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इसके जो एडवांटेज है, गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, यानी छोटे नेटवर्क के लिए ज़्यादा मौजू है। ईजी टू ऐड डिवाइसेस, इसमें मज़ीद डिवाइसेस को ईजीली ऐड किया जा सकता है। लेस केपेबल नीडेड, इसमें ना लेस केबल नीडेड, तो इसमें कम केबल की ज़रूरत होती है। और इसकी जो लिमिटेशंस है ना, या खामियां समझ लें, डिसएडवांटेज समझ लें। इफ़ द केबल ब्रेक्स द होल नेटवर्क स्टॉप्स, तो केबल के ब्रेक होते ही सारा जो नेटवर्क है वो रुक जाएगा। हार्ड टू फाइंड प्रॉब्लम्स, तो इसमें ख़राबी को तलाश करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। और नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क्स, और ये बड़े नेटवर्क्स के लिए अच्छी भी नहीं है ये वाला जो तरीकाकार है। उसके बाद जो स्टार टोपोलॉजी है, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, तो हर डिवाइस एक मरकज़ी हब से ना उससे जुड़ी होती है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, वर्क्स वेल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स, छोटे और बड़े नेटवर्क्स दोनों के लिए बेहतर है ये। इजी टू इंस्टॉल एंड फिक्स, यानी इसको लगाना और इसके जो प्रॉब्लम्स को तलाश करना ना आसान होता है। इफ़ वन केबल फेल्स नेटवर्क स्टिल वर्क्स, तो इसमें एक केबल अगर ख़राब भी हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता। तो इसकी जो खामियां है ना, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस जो है, इफ़ द हब फेल्स होल नेटवर्क फेल्स, अगर इसमें हब ख़राब हो जाए तो पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा, यानी वो काम करना बंद कर देगा। एक्सपेंसिव ड्यू टू मोर केबल, और ज़्यादा केबल इसमें लगेगी तो ज़ाहिर है उस वजह से ये एक्सपेंसिव भी होगा। रिंग टोपोलॉजी जो है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर लूप रिंग, तो डिवाइसेस एक दायरे की शक्ल में जुड़ी होती हैं। इनको ना एक सर्कल में एक वायर होती है, तो उसके साथ फिर ये जुड़ी होंगी सारी डिवाइसेस जो हैं। और उसके अलावा ये जो इसके एडवांटेजेस है ना, इजी टू इंस्टॉल, इसको लगाना आसान है। डेटा जो है मूव्स इन वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ एक ही साइड पे डेटा मूव कर सकता है, यानी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद नॉट वेरी कॉस्टली, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इसकी जो लिमिटेशंस है ना, यानी खामियाँ जो डिसएडवांटेज है इसके, इफ़ वन डिवाइस ब्रेक्स, अगर एक डिवाइस जो है वो बीच में ब्रेक डाउन हो जाए उसका, तो नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद स्लोअर देन अदर टोपोलॉजीज़, इसकी जो स्पीड है बाकी टोपोलॉजीज़ की निस्बत थोड़ी सुस्त होती है। उसके बाद जो मैश टोपोलॉजी है, ईच डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली टू एवरी अदर डिवाइस, इसमें हर डिवाइस जो दूसरी डिवाइस है उसके साथ अलहदा अलहदा कनेक्ट हुई होती है। तो इसकी जो एडवांटेजेस है ना, खूबियाँ, ये रिलायबल है, यानी बहुत काबिल एतमाद है। उसके बाद डेटा कैन बाईपास फेल्ड डिवाइसेस ना, तो ख़राब डिवाइस को छोड़ कर ना डेटा जा सकता है बाकी डिवाइसेस में। तो हैंडल्स हाई ट्रैफिक वेल, तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सकता है। इसकी जो लिमिटेशंस है, ये कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली, महंगी है, क्योंकि हर डिवाइस को अलग अलग वायर की ज़रूरत होगी। मतलब हर दूसरी अगर 5 है तो एक डिवाइस को 5 डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, तो सेकंड वाली को भी 5 से, थर्ड वाली को भी 5 से, तो हर किसी के लिए इतनी ज़्यादा वायर ज़रूरत होती है। तो इस वजह से कॉस्टली भी होगी और हार्ड टू सेटअप एंड मैनेज, और इसको इंस्टॉल करना यानी लगाना भी मुश्किल होता है और फिर उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। अब ना व्हेन टू यूज़ विच टोपोलॉजी, के कब कौन सी जो टोपोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें ना, तो बस जो है वो स्मॉल सिंपल नेटवर्क्स के लिए। उसके बाद स्टार जो है कॉमनली यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज, तो स्टार जो टोपोलॉजी जो है इसको आमतौर पर घरों में या ऑफिस में। उस तरह रिंग जो है व्हेन प्रिडिक्टेबल डेटा फ्लो इज़ नीडेड, जब एक सिमत में ना डेटा की जो रवानी है वो चाहिए हो। और मैश जो है फॉर हाई रिलायबिलिटी एंड बिग नेटवर्क्स, तो ये ज़्यादा एतमाद और बड़े नेटवर्क्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इस तरह जो क्वेश्चन 7 है, व्हाट is the OSI model and how does it help in understanding the process of data communication? Explain each of the 7 layers and their function. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके स्कूल के टेस्ट के लिए भी, सेटअप्स के लिए भी, एनुअल पेपर्स के लिए भी। तो OSI मॉडल क्या है, इसमें डेटा कम्युनिकेशन के अमल को समझने में ना किस तरह मदद देता है ये।
तो इसकी सातों लेयर्स और इनके काम की वजाहत करें तो इसका जो आंसर है पहले OSI मॉडल जो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन OSI मॉडल जो है उसमें वाज डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन 1970s तो टू स्टैंडर्डाइज डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो OSI मॉडल है इसको 1970 की जो इरा है ना उसमें ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ना डेटा कम्युनिकेशन को मेयारी बनाने के लिए बनाया था। तो इट हैज़ 7 लेयर्स एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इन सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर डेटा को भेजने या वसूल करने में खास काम अंजाम देती है। तो इसकी जो लेयर्स है ना सबसे पहले लेयर 7 जो है जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो दिस लेयर इंटरैक्ट्स विद द यूज़र एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सेंडिंग फाइल और रीडिंग मैसेजेस। ये लेयर यूज़र के साथ जो काम करती है ना और फाइल भेजने या पैगाम पढ़ने जैसी सर्विसेज जो है ये फराम करती है। 6th जो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, इट चेंजेस डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट अदर लेयर्स कैन अंडरस्टैंड। इट आल्सो फॉर्मेट्स रिसीव्ड डेटा सो द यूज़र कैन रीड इट। ये डेटा को ऐसी शक्ल में तब्दील करती है जो दूसरी लेयर समझ सकें। ये मौसूल शुदा जो रिसीव्ड डेटा है ना उसको भी यूज़र के लिए काबिल फ़हम यानी रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल बनाती है। लेयर 5 जो है सेशन लेयर, इट मैनेजेस द स्टार्ट use and end of the communication session between two devices. It also handles security and logging. तो ये दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना बातचीत समझ लें राब्ता उसके आगाज़ दौरान अमल यानी प्रोसीजर और इख्तिताम जो एंडिंग है ना उसको कंट्रोल करती है। ये सिक्योरिटी और लॉगिंग का भी ख्याल जो है वो भी रखती है यानी उसको भी टेक केयर करती है। लेयर 4 जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इंश्योर्स दैट द डेटा रीचेस इन द करेक्ट फॉर्म एंड ऑर्डर। ये यकीनी बनाती है ना कि डेटा दुरुस्त तरतीब और शक्ल में पहुंचे। इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये भेजने और वसूल करने के दरमियान जो है ना कनेक्शन वो बनाती है। लेयर 3 जो है नेटवर्क लेयर, इट डिसाइड द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल। राउटर्स वर्क एट दिस लेयर। ये फैसला करती है ना कि डेटा कौन सा रास्ता या कौन सा पाथ इख्तियार करना चाहिए उसको और राउटर इसी लेयर में काम करता है। लेयर 2 जो है डाटा लिंक लेयर जो है, इट prepares data for sending by turning it into packets and checking for errors. Switches work at this layer. ये डेटा को पैकेट्स में तब्दील करती है और भेजने से पहले चेक करती है। और स्विच इस लेयर में ना जो स्विच की डिवाइसेस ऊपर हमने डिस्कस की थी वो इस लेयर में काम करते हैं। उसके बाद जो लेयर 1 है फिजिकल लेयर, दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल पार्ट्स लाइक केबल एंड सिग्नल्स। डिवाइसेस लाइक केबल्स हब्स एंड रिपीटर्स जो है ना वर्क हेयर। तो ये लेयर केबल्स और सिग्नल जैसे जो फिज़िकल पार्ट्स हैं ना उससे मुतालिक होती है और ये जो केबल्स या हब्स वगैरह हैं वो इसमें काम करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द मॉडर्न डे ग्लोबल नेटवर्क। व्हाट मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ। इंटरनेट की इब्तिदा से लेकर ना आज के आलमी नेटवर्क जो अभी जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क उसकी तरक्की की वजाहत करनी है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है। उसके बाद इसकी तरक्की में ना किन बड़ी टेक्नोलॉजीज़ ने किरदार अदा किया। तो इसका जो आंसर है एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। तो द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट हैज़ पास्ड थ्रू इंपॉर्टेंट स्टेजेस सपोर्टेड बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़। इंटरनेट की तरक्की मुख्तलिफ अहम मराइल से गुजरी है जिसमें कई नई टेक्नोलॉजीज़ ने किरदार अदा किया है। तो ये जो ओरिजिन है ना 1960 से 80s वाला, तो इसकी जो इब्तदाई दौर है। द इंटरनेट बिगेन विद ARPANET जो है ना US डिफेंस प्रोजेक्ट टू कनेक्ट यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट का आगाज़ जो है एक दिफाई मंसूबे जिसका ये ना ARPANET जो है से इसका आगाज़ हुआ था जिसका मकसद यूनिवर्सिटी और रिसर्च कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना था। द डेवलपमेंट ऑफ पैकेट स्विचिंग वेयर डेटा इज स्प्लिट इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड रीजॉइंड एट द एंड वाज की। तो पैकेट जो है जिसमें स्विचिंग टेक्नोलॉजी की तरक्की अहम थी। इसमें डेटा छोटे हिस्सों में तकसीम होता है और मंजिल पर जाकर दोबारा जोड़ दिया जाता है। तो इन 1970s TCP/IP प्रोटोकॉल वर क्रिएटेड टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट। तो 1970s का जो दौर था उसमें TCP और IP प्रोटोकॉल्स बनाए गए जिससे जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को ना आपस में जोड़ने का रास्ता जो था वो मिला। फिर जैसे नेक्स्ट जो इसका पार्ट था ना एक्सपेंशन एंड कमर्शलाइजेशन जो 90s का दौर है। तो जब इसको तोसी दी गई, वुसअत दी गई, एक्सपेंड किया गया इसको और इसको कमर्शली जो है ना इसकी यूजेज
वो शुरू हुई, तो 90s में ना सा रैपिड ग्रोथ, तो इसमें तेज़ी से ग्रोथ हुई ड्यू टू बेटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग, क्योंकि उस दौर में जो हार्डवेयर थी वो बेहतर हो गई, सॉफ्टवेयर भी अच्छी आने लगी थी और नेटवर्किंग भी जो थी उसमें भी तेज़ी आई थी। द वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना WWW क्रिएटेड इन 1989 मेड इट ईजियर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो 1989 में ये जो वर्ल्ड वाइड वेब ने ना मालूमात तक रसाई आसान बना दी। तो ब्राउज़र्स लाइक मोज़ैक एंड नेटस्केप हेल्प यूज़र एक्सप्लोर द वेब। तो ये वाले ब्राउज़र जो थे इससे यूज़र को हेल्प हुई कि आप एक्सप्लोर कर सकते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों को वेब के थ्रू। तो प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड्स ISPs अलाउड पब्लिक एक्सेस। तो प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज जो थी ISPs ने आम अफराद और कारोबार को इंटरनेट तक रसाई दी। फिर ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट जो थे 2000s, तो ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट जो 2000 का इरा है ना, उसमें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज लाइक DSL केबल एंड फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइडेड फास्टर इंटरनेट। तो DSL केबल और फाइबर ऑप्टिक ये जो थी ना ऑप्टिक्स जैसी ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज ने ना तेज़ इंटरनेट कनेक्शन जो थे ये फराहम किए। फिर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स इंक्रीज्ड मोबाइल इंटरनेट यूजेज। तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ने मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल को मज़ीद बढ़ाया। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना लाइक 3G 4G एंड LTE अलाउड इंटरनेट ऑन द गो। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं 3G 4G और LTE इन्होंने ना नेट को ना मज़ीद यानी उसको बेहतर बनाया, ऑन द गो फ्लरिश किया इसको। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक ट्विटर एंड यूट्यूब चेंज्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट। तो फेसबुक और ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये सोशल मीडिया उसने लोगों की बातचीत करने के अंदाज को बदल दिया। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसमें ये IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है 2010 से लेके अभी तक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आउज है ना गूगल क्लाउड है, इसमें ना ये चेंज हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस, यानी ये डेटा को स्टोर और हासिल करने का अंदाज जो था उससे तब्दील हो गया। उसके बाद जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कनेक्ट स्मार्ट डिवाइसेस लाइक वॉचेस सेंसर्स एंड कार्स टू द इंटरनेट। तो इसके थ्रू ये जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जैसे घड़ियाँ हैं, सेंसर्स हैं, उसके अलावा जो कार्स हैं उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो 5G टेक्नोलॉजी है ऑफर्स फास्टर स्पीड एंड लो डिले फॉर AR VR एंड स्मार्ट सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार और कम तफ़खीर के साथ नई जो 5G और ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं ना उन्होंने AR VR एप्लीकेशन जैसे इम्कानात को राह उसके लिए हमवार की। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन 9 जो है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एक्सेस, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड डिजिटल एडिक्शन। तो इंटरनेट उसके फ़वाइद नुकसानात पर बात करनी है। उसके अलावा ख़ास तौर पे जो आलमी रवाबित है ना वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिकेशन है, मालूमात तक रसाई, उसके अलावा प्राइवेसी के प्रॉब्लम्स जो हैं, उसके अलावा जो डिजिटल एडिक्शन है ना यानी लोगों को ये लत लग गई है कि वो इसके बगैर रह नहीं सकते, इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए इस पर बातचीत करनी है। इसका जो आंसर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट जो है उसमें सबसे पहले जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसमें ना एडवांटेजेस जो हैं द इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल, बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट अफराद, कारोबार और कम्युनिटीज़ को दुनिया भर में जोड़ता है। हेल्प्स इन कल्चरल एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो सकाफ़ती तबादले ख्यालात और तजर्बात की इश्तराक में मदद देता है। उसके बाद गिव्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज टू मैनी। तालीम और तरक्की के मौके मुहैया करता है। जो डिसएडवांटेजेस हैं अनइक्वल एक्सेस इंक्रीजेज डिजिटल गैप इन पुअर रीजन्स। तो कमज़ोर इलाकों में ना इंटरनेट की कमी डिजिटल तफरीक पैदा करती है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ओवर डिपेंडेंस कैन लीड द प्रॉब्लम्स लाइक साइबर अटैक्स एंड सेंसरशिप। तो इन्हिसार से ना ज़्यादा जो ओवर डिपेंडेंस है तो साइबर जो अटैक्स हैं और उसके बाद सेंसरशिप जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सेकंड पे जो है ना इंफॉर्मेशन एक्सेस, तो इसकी मालूमात तक जो रसाई है इसकी जो एडवांटेजेस हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। हर मौजू पर मालूमात का बड़ा ज़ख़ीरा दस्तियाब है। सर्च इंजन्स मेक इट ईजी टू फाइंड एंड यूज़ डेटा क्विकली। सर्च इंजन मालूमात जल्द और आसानी से फराहम करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग अलाउज पीपल टू गेन स्किल्स फ्रॉम एनीवेयर। ऑनलाइन सीखने से कहीं से भी ना
महारत हासिल की जा सकती है, आप आसानी से घर बैठे महारत हासिल कर सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं। डिसएडवांटेज जो है इसके नुकसानात, टू मच इंफॉर्मेशन कैन कंफ्यूज एंड ओवरवेल्म यूजर्स, तो ज़्यादा मालूमात ज़हनी दबाव और उलझन पैदा कर सकती हैं। फेक न्यूज़ एंड बाइस्ड कंटेंट कैन डैमेज ट्रस्ट एंड सोसाइटी, जाली खबरें और मुतासिब मवाद एतमाद और मुआशरत को नुकसान पहुँचा सकता है। प्राइवेसी इश्यूज अराइज फ्राम डेटा ट्रैकिंग बाय टेक कंपनीज, तो टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं सारिफ को डेटा इकट्ठा करती रहती हैं जिससे प्राइवेसी मुतासर होती है। थर्ड पे जो प्राइवेसी कंसर्न्स है ना, जो प्राइवेसी के मसाइल हैं, एडवांटेजेस जो हैं, यूज़र कैन कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्राइवेटली, सार्फिन निजी तौर पर बातचीत और इज़हार ख्याल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज लाइक VPNs एंड इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट यूज़र डेटा, तो VPN और इंक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी डेटा को महफूज बनाती हैं। इसकी जो डिसएडवांटेजेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिस यूज़ पर्सनल डेटा, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मालूमात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कुछ इश्यूज पिछले कुछ टाइम से आए भी हैं जो कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और आप उनको ना सोशल मीडिया से फाइंड आउट करते रहते हैं। थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग हार्म यूज़र सिक्योरिटी, तो हैकिंग और फिशिंग जैसे ख़तरात सारिफ की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेलेंस कैन लिमिट प्राइवेसी एंड फ्रीडम, हुकूमती निगरानी से प्राइवेसी और आज़ादी मुतासर हो सकती है। उसके बाद जो डिजिटल एडिक्शन है, तो इसमें एडवांटेजेस जो है ना, इंटरनेट प्रोवाइड्स फन एंड सोशल इंटरेक्शन थ्रू गेम्स मीडिया एंड प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट तफरी सोशल मीडिया और गेम्स के ज़रिए मेल जोल और खुशी का ज़रिया है। उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें ओवर यूज़ कैन हार्म मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी सेहत और कारकर्दगी को मुतासिर करता है। कैन डैमेज रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूस फोकसेस, ताल्लुकात ख़राब कर सकता है, तवज्जो कम कर देता है। तो नोटिफिकेशन एंड कॉन्स्टेंट यूज़ काज डिस्ट्रैक्शंस, तो मुसलसल नोटिफिकेशन से यानी बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो इससे जहनी खलल और यकसुई में कमी आती है। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लोर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। तो इंटरनेट की अहम एप्लीकेशंस और इनके मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों जैसे कि मवासलात, तालीम, कारोबार, तफरी और तहकीक पर क्या असरात हैं ना, वो बयान करने हैं। तो इसका जो आंसर है, कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट जो हैं, द इंटरनेट प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनी एरियाज ऑफ सोसाइटी बिलो आर द कॉमन यूजेस एंड इम्पैक्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इंटरनेट माशरे के कई शोबों में किरदार अदा करता है, तो झैल में इसके मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसमें उसका इस्तेमाल और उसके असरात जो हैं वो बयान किए गए। तो फर्स्ट पे जो है कम्युनिकेशन यानी मवासलात जो है, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, ज़ाती और सरकारी जो पैगामात जल्दी भेजने का ज़रिया है। उसके बाद सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक एंड ट्विटर हेल्प पीपल कनेक्ट एंड शेयर आइडियाज़, यानी फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ते हैं आपस में, कनेक्शन और उसके अलावा ख्यालात बांटने में मदद करते हैं। उसके बाद मैसेजिंग ऐप्स जो हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम अलाउज फास्ट एंड ईजी चैटिंग, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम तेज़ और आसान राब्ते मुमकिन बनाती हैं। उसके बाद जो वॉइस कॉल्स हैं, जूम एंड स्काइप हेल्प इन ऑनलाइन मीटिंग एंड रिमोट कन्वर्सेशंस, तो वीडियो कॉल्स जो हैं, जूम और स्काइप ऑनलाइन मीटिंग्स और दूर दराज गुफ्तगू करने में मदद देते हैं। एजुकेशन जो है इसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ये देखिए ना, कोर्सिया एंड खान एकेडमी ऑफर्स फ्री एंड पेड कोर्सेज ऑनलाइन लर्निंग में, जैसे कोर्सेज है ना, कोर्सेरा और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म मुफ्त या जो पेड वाली तालीम देते हैं। उसके बाद रिमोट लर्निंग जो है, स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्राम होम यूजिंग द इंटरनेट, रिमोट लर्निंग के तलबा और इंटरनेट से घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। रिसर्च एक्सेस जो है, जैसे आर्टिकल, जर्नल्स एंड डेटाबेस आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, तहकीकी मवाद तक रसाई, मज़ामीन, जर्नल्स और डेटा बेस जो है इंटरनेट पर आसानी से दस्तियाब है। उसके बाद जो बिजनेस है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक अमेजोन एंड दराज अलाउ पीपल टू शॉप ऑनलाइन, ई कॉमर्स जैसे अमेजोन और दराज जैसी वेबसाइट्स ऑनलाइन खरीदारी मुमकिन बनाती हैं। उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग है, हेल्प्स बिजनेसेस एडवर्टाइज एंड रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, तो कारोबार को दुनिया भर में ना इश्तहार जो है ना, एडवर्टीजमेंट, वो और ग्राहकों तक ना जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचने में इनसे मदद मिलती है। रिमोट वर्क जो है, एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्राम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, यानी मुलाजमीन जो है ना, एम्प्लॉयज़ इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरटेनमेंट है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब ऑफर मूवीज़, म्यूज़िक एंड शोज़
तो स्ट्रीमिंग जो है जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी सर्विसेज फिल्में, मौसीकी और शोज़ वगैरह फ्राहम करती हैं। गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेम्स अलाउ प्लेयर्स टू कनेक्ट एंड प्ले ग्लोबली, यानी ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए लोग दुनिया भर से जुड़कर खेल सकते हैं। तो यूज़र कंटेंट जो है, प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक लेट यूज़र्स क्रिएट एंड शेयर वीडियोस, ये टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स है ना, वीडियोस बनाने और शेयर करने की सहूलत देते हैं। उसके अलावा रिसर्च जो है, इजी एक्सेस, द इंटरनेट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ डेटा और टॉपिक, आसान रसाई जो है इंटरनेट से किसी भी मौजू या डेटा तक जल्दी रसाई मुमकिन है। और उसके बाद कोलैबोरेशन जो है, रिसर्चर्स कैन शेयर वर्क एंड आइडियाज़ ऑनलाइन, यानी जो तहकीक है ना, मुहक्किकीन जो है रिसर्चर्स इंटरनेट पर काम और ख्यालात शेयर कर सकते हैं। और डेटा कलेक्शन जो है, सर्वेज एंड सोशल मीडिया हेल्प गैदर रिसर्च डेटा, तो सर्वे और सोशल मीडिया से तहकीकी डेटा हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 की ये लॉन्ग क्वेश्चंस पहले अपलोडेड नहीं थे। उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और इम्तहानात में आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो उसकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मौजूद है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।